चेतना रेडियो 90.4 एफएम के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं हमारा साक्षात्कार का कार्यक्रम। आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में आप लोगों के लिए उन सफल लोगों को, उन सफल खिलाड़ियों को, उन सफल व्यक्तित्वों को आप तक लेकर आते हैं जो हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें, हमारे समाज के उदाहरण हों। आज हमारे चेतना रेडियो के स्टूडियो में एक ऐसे ही व्यक्तित्व चेतना रेडियो के श्रोताओं से मुखातिब होने के लिए आए हैं शोपत सिंह जी। शोपत सिंह संगरिया के पड़ोसी गांव हरियाणा के चोटाला के निवासी हैं। आप केंद्रीय सरकार में अपनी सेवाएं देने के साथ साथ आपने अपना एक जीवन खिलाड़ी और कोच के रूप में व्यतीत किया है। शोपत सिंह जी, आपका चेतना रेडियो के स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद संजय जी, और सभी सुनने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके उस विद्यार्थी जीवन के बारे में जानना चाहूँगा जिससे आपने अपनी शुरुआत की। आपने स्नातक की शिक्षा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से उत्तीर्ण की और उसके बाद आप कस्टम डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर के पद से सेवानिवृत्त हुए। आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ हुई और आपका प्राथमिक शिक्षा का जो जीवन था वह कैसा था? जी हाँ संजय जी, मेरा जीवन भी आम बच्चों की तरह गांव चोटाला के सरकारी स्कूल से ही स्टार्ट हुआ था। और ये तब की बात है, करीब करीब 70 के दशक की। और हमारे स्कूल में कुछ ज़्यादा सुविधाएं तो नहीं थी। मैं किसान का बेटा था और एक किसान जो खेत में मज़दूरी की तरह काम करता है, मैं उसी तरह उन्हीं के बीच पला बड़ा और उसी मज़दूरी और उसी के बीच अपना सामंजस्य बिठाते हुए पढ़ाई की। और वहीं से मैंने धीरे 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 अपने आप को एज ए खिलाड़ी के तौर पे भी स्टेबल किया। ये आपने अपने जीवन का लक्ष्य जब निर्धारित किया तो आपके प्राथमिक शिक्षा के जीवन में खेलों की क्या स्थिति थी? आपने किस खेल का चयन किया और किस उद्देश्य के साथ उस खेल का चयन किया? जी हाँ, सबसे पहले जब मैं गांव के अंदर स्कूल में पढ़ाई करता था तो ऐसा कोई हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं था और ना ही कोई ऐसी हमारे को टारगेट था कि मुझे ये कुछ करना है। एक जीवन जिस तरह के एक आम बच्चों का चलता वैसे चल रहा है। लेकिन मैं किसान का बेटा था तो सुबह शाम मुझे सुबह की ड्यूटी होती खेतों में, बाजरे के खेतों में चिड़िया उड़ाने की। तो मैं जब उस खेत के लिए जाया करता था तो मेरे से एक सीनियर बच्चा उस स्कूल के अंदर एक हाई जंप की प्रैक्टिस किया करता था कभी कभी। तो मैं जनरली उसको आधा घंटा देख के और फिर खेत में जाके और बाजरी के खेतों में अपना धागा बांध के और उस पे वही चीज़ करने लगा था। ये एक स्मॉल सा छोटा सा प्रोसेस था जो चलता रहा। करीब 1 या 1.5 साल के बाद स्कूल के अंदर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट और स्पोर्ट्स की जो स्कूल की या ग्रामीण जो टूर्नामेंट थी वो हो रही थी, तो उसमें मैंने भाग्यवश भाग ले लिया और उसमें फर्स्ट आया। ये मेरा पहला कदम था जो स्पोर्ट्स की तरह चला। और मेरी क्लास का स्टैंडर्ड था 8वीं क्लास के अंदर मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया। और फिर 9वीं क्लास के अंदर मैंने उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल तौर से, क्योंकि घर से या बाहर से किसी का पता नहीं था, मेरे जो स्कूल के हेडमास्टर थे उनकी काफ़ी रुचि थी खेल के अंदर और उन्होंने मेरे को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहले स्कूल के डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स के अंदर भेजा, जहां ओडा गांव है मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैं उसमें पार्टिसिपेट किया और वहां मैं फर्स्ट आया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट के लिए हुआ, उसके बाद मैं स्टेट तक इसी तरह चलता गया और जूनियर स्टेट हरियाणा का मैंने रिकॉर्ड किया 1978 के अंदर।
किस प्रतिस्पर्धा में? हाई जंप की प्रतिस्पर्धा में। शुरू से ही मैं हाई जंप में रहा, और उस समय जब कर रहा था तो कोई स्टाइल या कोई नहीं था, लेकिन मैं जो मेरे सीनियर से मैंने देखा, उसको पहले तो कहते थे पलटी मार के जंप करना, लेकिन बाद में ही पता चला कि ये स्टडर रोल एक स्टाइल होता है। तो उस पलटी मारने से ही मैं करते करते स्टेट का रिकॉर्ड किया। लेकिन स्कूली शिक्षा उत्तीर्ण करने के बाद तो आप विश्वविख्यात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हो गए। जी हाँ, जब मैंने स्टेट का रिकॉर्ड किया था और ये सोनीपत के अंदर टूर्नामेंट हो रही थी, तो उस समय मेरी क्लास थी 10th, और वहाँ पे HAU के अंदर प्रशिक्षक थे मिस्टर गोयल, HL गोयल। उन्होंने मेरे को देखा और मैंने जब रिकॉर्ड किया तो वो मेरे पास आए कि आप कौन सी क्लास में हो? तो मैंने कहा 10th क्लास में हूँ। तो क्या आगे आप पढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो स्पोर्ट्स में? तो मैंने हाँ कर दिया। हालांकि वहाँ पे मेरे घर वालों को इस चीज़ का कोई पता नहीं था। तो मैंने जैसे ही हाँ किया तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे यहाँ ना कोई फ़ीस लगेगी और ना कुछ खाने का पैसा देना होगा, सब कुछ फ्री है, और यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखे मेरे को दे दो ताकि मैं आपका एडमिशन कर लूँगा, उसमें भी कोई पैसा नहीं लगेगा। और मैंने इस चीज़ को रुचि रखते हुए वहाँ एक एप्लीकेशन उनको दे दी, और जैसे ही रिज़ल्ट आया, मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ, तो उन्होंने मेरे को उस कॉलेज के लिए बुला लिया। आपने वहाँ किस संकाय में अपनी पढ़ाई शुरू की? सबसे पहले खैर मेरे को जब एडमिशन हुआ तब मेरे पास तीनों विभागों की थी ऑफ़र कि मैं एग्रीकल्चर साइड या वेटरनरी साइड या आर्ट साइड, तीनों में वहाँ पर था। लेकिन जब मुझे स्पोर्ट्स ही करना था तो मैंने आर्ट साइड को चुना, और वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉलेज के नाम से जहाँ पे आर्ट्स का प्रोग्राम चलता था, मैंने उसमें एडमिशन लिया। यह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का शिक्षा का और खेल का सफ़र आपका कैसा रहा? हाँ, जब मैं पहले साल उसमें एडमिशन लिया तो मेरे लिए बड़ा अजीब, और वो जो वहाँ का माहौल और उस यूनिवर्सिटी का जो स्टैंडर्ड देखा, मेरे लिए पहले 3 साल बड़ा अजीब सा, और मैं उसमें सामंजस्य बिठाने में ही रहा। लेकिन जैसे ही 3 महीने के बाद मैंने उसमें सामंजस्य बिठाया, तब मैंने अपने आप को मेहनत के लिए ढाल लिया, और वहाँ पर शुरू के 2 साल मैंने बेथाग मेहनत की। उस मेहनत के बाद वहाँ से मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके अंदर मैं स्टेट, इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर कॉलेजेस, उनमें पार्टिसिपेट करता रहा। लेकिन शुरू के 4 साल मुझे कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिली। लेकिन जैसे ही मैं मेरे कॉलेज के फाइनल ईयर में हुआ, मैंने यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल लिया, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का, और 2 साल में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का एज ए कैप्टन भी रहा। यह राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा जिसमें अंतर विश्वविद्यालय प्रतिस्पर्धा हुई होगी, जिसे आप अपने जीवन के प्रथम बड़ी उपलब्धि के रूप में याद कर रहे हैं, यह कहाँ हुई और वहाँ कैसा वातावरण था? सबसे पहला मैं जब अंतर विद्यालय का जो टूर्नामेंट पार्टिसिपेट किया, वो तो था बनारस के अंदर, और उसमें मेरी कोई 5th या 6th पोजीशन थी, और ज़्यादा अच्छा मेरा परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन जब 2nd ईयर और 3rd ईयर, दूसरा और तीसरा साल था, तो दूसरा साल त्रिवेंद्रम के अंदर हुआ, जिसके अंदर मेरी 2nd पोजीशन थी। और जब मेरा फाइनल के अंदर था तो तमिलनाडु की यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा हो रहा था, और वहाँ मैंने यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड इक्वल किया 2 मीटर 1 सेंटीमीटर से। उसके बाद में मेरा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की तरफ से एक स्टैब्लिशमेंट होगी, और मेरा डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों के ऑफ़र भी आने स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद भी मैंने वहाँ MSc के अंदर एडमिशन लिया, और MSc की वहाँ था ट्राइमेस्टर सिस्टम, तो मैंने करीब 6 ट्राइमेस्टर को वहाँ क्लियर किया। साथ में मेरी पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, लेकिन जो मैं पढ़ाई करता गया, साथ के साथ मेरे स्पोर्ट्स की अचीवमेंट भी ठीक रही। और जब मैं यूनिवर्सिटी में रहते हुए जब ऑल इंडिया के अंदर मेरी 2nd पोजीशन आई, तो मुझे आसपास के बहुत से डिपार्टमेंटों से ऑफ़र आई, जिनमें से कस्टम एक था। और आपने खेल का जो कोटा होता है, जो खिलाड़ियों के लिए सेवा में आरक्षित नियुक्ति के लिए पद होते हैं, उनमें आपने कस्टम विभाग में अपनी सेवाओं को कस्टम विभाग को आपने ज्वाइन कर लिया।
जी हाँ, ये मैंने करीब 1984 के अंदर ज्वाइन किया था, लेकिन उस समय मैं एमएससी कर रहा था और एमएससी का मेरा सेकंड ईयर चल रहा था। लेकिन साथ के साथ मेरा स्पोर्ट्स और एक ज़िंदगी का अहम इंसिडेंट, एक घटना हुई थी, क्योंकि मेरा एमएससी की स्टडी जिसके अंदर बहुत ही पढ़ाई का लोड होता है, करीब करीब 8 पीरियड्स होते हैं, और इधर मेरा स्पोर्ट्स उस समय नेशनल के स्क्रीन पे चल रहा था, वो भी कम से कम 5 और 5.5 घंटे की मेहनत मांगता था। जब मैंने दोनों को बराबर चला के रखा तो मेरा रेस्ट पीरियड बहुत कम हो गया और मेरे को हल्का पैरालाइज का अटैक हुआ। उसके बाद मेरे वहाँ के डॉक्टर सांगवान थे, उन्होंने सिटी के अंदर रेफ़र करके और उन्होंने मेरे को एडवाइस किया कि दोनों में से आप एक चीज़ रख लो, दोनों इतनी मेहनत करना आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो मैंने रास्ता स्पोर्ट्स का चुना और मैंने जाके कस्टम को ज्वाइन किया। हालांकि उसमें मेरे पास रेलवे की, बीएसएफ की, टाटा की काफ़ी 5-6 डिपार्टमेंट की ऑफ़र थी, लेकिन कस्टम मैंने चुना क्योंकि मुझे इसके अंदर ड्रेस और इस जॉब का थोड़ा क्रेज़ था। कस्टम में आपने किस पद पर प्रथम नियुक्ति प्राप्त की? मैंने शुरू के अंदर 1984 में एज ए इंस्पेक्टर मैंने ज्वाइन किया कस्टम्स के अंदर। उसके बाद में मेरा प्रमोशन 2013 के अंदर एज ए गज़टेड ऑफिसर सुप्रिटेंडेंट के तौर पे हुआ। वो मैं एज सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर और जीएसटी, उस समय जीएसटी नहीं था और सर्विस टैक्स होता था, और ये सब के सब इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम्स के अंदर ही आते हैं। तो उसके बाद 2013 के बाद मेरा 2017 में एज ए असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे प्रमोशन हुआ और मुझे मेरठ का जोन के अंदर स्थापित किया। वहाँ का मैं जीएसटी का इंचार्ज रहा हूँ, कस्टम्स का भी रहा हूँ। देखिए, प्राय यह बात देखी जाती है कि एक खिलाड़ी अपने खिलाड़ी के जीवन को बहुत बेहतर तरीके से जीता है। अंतोगत्वा रोजगार के लिए उसे नियुक्ति के अवसर भी मिलते हैं और वह हमारे विभागों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित स्थान पर पदस्थापित हो जाता है, लेकिन उसके बाद वह खेल की दुनिया की तरफ उस जुझारूपन के साथ मुड़कर नहीं देखता। जी हाँ, ये आप बात बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा अलग सिस्टम रहा है। मेरा डिपार्टमेंट भी जानता है, मेरे आसपास के दोस्त जिनका एरिया वो भी जानते हैं। मैं शुरू से स्पोर्ट्स के लिए समर्पित हूँ और मैंने नेशनल टीम और कैंप के अंदर 6 साल का जीवन व्यतीत किया जब मैं नेशनल के लिए खेला करता था। उसके साथ साथ मैंने कोचिंग की है 18 साल बच्चों के लिए, नेशनल टीम के लिए। मेरे पास से कम 72 लड़के ऐसे हैं जो नेशनल स्क्रीन पे आए हैं और उन्होंने जॉब हासिल की हैं। और मेरा एक ही कोशिश ये है, अभी तक यही कोशिश है कि मैंने जो चीज़ मेरे स्पोर्ट्स से गेन की है, मिली है, भगवान की दया से जो मिला है, मैं उसको बांटूं और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बांटता हूं। जो बच्चे गरीब हैं, वो कहीं एकेडमी की या किसी की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मेरे पास आते हैं और मैं उनको उसी शिद्दत के साथ बताता हूं, और उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो नेशनल स्क्रीन पे और इंडिया के रिकॉर्ड होल्डर भी बने हैं। शोपत सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह जो आपने सेवा में आने के बाद खेलों से, चाहे वो प्रशिक्षक के रूप में, चाहे एक खिलाड़ी के रूप में, अपना लगाव बनाए रखा, वह आपके विभाग के प्रोत्साहन या उपलब्ध करवाई गई ड्यूटी के अधीन था, या अपने स्तर पर आपने अपनी सेवा से समय निकालकर यह लगाव और ये जुड़ाव बनाए रखा? नहीं, मेरा डिपार्टमेंट कभी मेरे को या इस चीज़ के अलाव नहीं करता, क्योंकि सर्विस के अंदर आपको कभी इन प्राइवेट जॉब या कोई और दूसरी चीज़ करने की अनुमति नहीं है। लेकिन मेरे डिपार्टमेंट ने मेरे को एक बहुत ही अच्छा साथ दिया कि वो मुझे आधा दिन के लिए समय देते थे। मैं 2 बजे के बाद उस ऑफिस से फ्री होता था, तो मैं वहाँ से निकल के सीधा ग्राउंड में आया करता था, जहाँ मैं अपनी प्रैक्टिस करता था और बच्चों को भी करवाया करता था। तो ये मेरा सिलसिला लगभग अभी तक की उम्र तक अभी तक चल रहा है कि जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं ग्राउंड में जाना पसंद करता हूँ। ये विभाग में नौकरी के दौरान आपके खिलाड़ी के रूप में क्या उपलब्धियां रही? हाँ, ये बहुत ही अहम रहा। जैसे ही मैं कस्टम्स को ज्वाइन किया उसके बाद मेरे लाइफ का स्टैंडर्ड और स्टाइल भी बदल गया।
क्योंकि पहले तक तो हर चीज़ मुझे डिपेंडेंसी के तौर पे लेना पड़ता था। जब मैं स्कूल या कॉलेज के अंदर मुझे स्कॉलरशिप मिला करती थी हरियाणा से, मेरा सारा खर्चा और उसी के ऊपर था, और बाकी जो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे खाना और फीस मिला करती थी उससे चलता था। लेकिन जैसे ही मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तब मैं फ्री हो गया मेरे फाइनेंशियल पॉइंट से, और उसके बाद में हर चीज़ को मैं मेरे मर्जी के हिसाब से किया करता था। तो उससे मेरी पर्सनालिटी और मेरे स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया, और उसी के बाद ही मैंने इंडिया का रिकॉर्ड किया। एक यह जो सेवा के दौरान आप इंडिया के रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, यह कौन सा वर्ष रहा होगा, कौन सी प्रतियोगिता रही होगी? निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं की यह जिज्ञासा होगी। जी हाँ, ये मेरा डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग करने के बाद पहला ही साल था, और 1984 के अंदर नेशनल गेम्स हो रहे थे दिल्ली के अंदर ही। क्योंकि मैं उस समय नेशनल की पोजीशन में तो था, लेकिन मेरे से रिकॉर्ड और वो चीज़ नहीं हुई थी। लेकिन नेशनल गेम्स जो दिल्ली के अंदर जहाँ मैं प्रैक्टिस करता था, मुझे उस ग्राउंड का बेनिफिट मिला, और मैंने ये 1984 के अंदर इस रिकॉर्ड को किया। यह रिकॉर्ड क्या था और कब तक यह रिकॉर्ड कायम रह सका? इससे पहले मेरे सीनियर थे भीम सिंह, जो एशिया के चैम्पियन भी रहे थे हाई जंप में। उनका रिकॉर्ड था 2.09, ये करीब 7 फुट से आसपास होता है। उसको मैंने करके ब्रेक करके 2.12 का किया था। तो ये करीब 2 ही साल रह पाया। उसके बाद में मेरे कलीग ने ही उसको रोक किया। उसके बाद में मेरे ट्रेनी ने ही इंडिया का रिकॉर्ड किया। और वर्तमान में रिकॉर्ड क्या है? अभी जो रिकॉर्ड है वो है करीब 2.21, और ये जय शंकर लड़का बंगाल का है, उसका है। और अभी एक चीज़ और बता दूं, हालांकि मैं उसका मेंटोर हूं, मैं कोच नहीं था। जो लड़का शंकर है अभी जो हमारे इंडिया का टॉप का हाई जंपर और एथलीट है, वो मेरा गाइड के अंदर काम कर रहा है, और उसका रिकॉर्ड है 2.27 का। शोपत सिंह जी, एक बहुत मंथन का विषय है, और मैं आपका ध्यान उस मंथन के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभाग खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हुए उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नियुक्तियां प्रदान करते हैं, लेकिन खिलाड़ी उस विभाग के काम काज में उलझ जाता है। यह केवल, पहले मैंने एक पक्ष खिलाड़ी की बात कही थी, अब मैं विभाग की बात कर रहा हूं, और विभाग उसकी खेल प्रतिभा को अनदेखा करना शुरू कर देता है। इस समस्या को आप किस तरह से रेखांकित करते हैं और हमारी सरकारों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? संजय जी, आपका जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा टिपिकल भी है। इंटरेस्टिंग तो इसलिए है कि ये इश्यू हर ज्ञाता के ज़ुबान पे होता है। तो मैं डिपार्टमेंट की पक्ष की बात करूंगा। डिपार्टमेंट में ये जो चलन स्टार्ट हुआ था 1984 के अंदर, बूटा सिंह जी स्पोर्ट्स पर्सन थे, उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, माफ़ी चाहूँगा। उन्होंने इसमें एक नोटिफिकेशन दिया था कि इस भी विभाग के अंदर खिलाड़ियों की नियुक्ति होगी। लेकिन उस नियुक्ति के अंदर और उस दी गई नियुक्ति के द्वारा एक चीज़ हुई कि उसमें खिलाड़ियों को कभी ये नहीं कहा कि आप खेल करोगे और खेल के अंदर आगे बढ़ोगे। उसमें नियुक्ति इस बेस पे दी गई कि वो जो नियुक्ति इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनकी अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए है, न कि उनको आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए हर डिपार्टमेंट हमारे यहाँ नियुक्ति तो करता है, लेकिन उससे आगे उससे क्या करना है, क्या अचीवमेंट ले रहा है, वो उसकी बिल्कुल देखभाल नहीं कर पाता। और यही कारण है कि उनको बाकी एम्प्लॉइज़ की तरह काम करना पड़ता है। और वो उसका जब एक स्पोर्ट्समैन अपने फील्ड से हट के दूसरी साइड जाता है तो उसमें वो उलझ के रह जाता है और उस स्पोर्ट्समैन रहता नहीं है। फिर एक ड्रॉबैक ये बहुत बड़ा है। दूसरा मैं इसका पहलू कहूँगा कि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर अभी तक खेल एज ए प्रोफेशन नहीं है। अब
लोगों के, क्योंकि अभी जो क्रिकेट है हमारे नीरज जेवलिन के हैं, एक गोल्डन बॉय हैं, और उन्होंने इस वातावरण को बहुत चेंज किया है, बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। पहले तो खेलोगे तो बिगड़ोगे, ये जो एक मुहावरा होता था उसी के हिसाब से चल रहा था। लेकिन जब से अचीवमेंट हुआ है लोगों ने, और घरों की स्थिति बदलने लगी है जब से उन्होंने स्पोर्ट्स में अचीवमेंट देने लगी है, अब लोगों का थोड़ा नज़रिया बदला है और स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करने लगे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि सरकारें बहुत खर्च रही है, सरकारों की पॉलिसी बहुत अच्छी है। मैं बाकी दूसरे देशों को देख चुका हूँ, उनके मुकाबले हमारी सरकार बहुत पैसा लगाती है, बड़ी अच्छी पॉलिसियाँ हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो रियलिटी है वो वैसी नहीं है। अभी तक वो चीज़ें नहीं मिल रही। मैं इन चीज़ को अभी गांव में आके महसूस कर रहा हूँ। यह निश्चित तौर पर आपने हमारे श्रोताओं का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है कि समाज को खेलों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। आप जिस कहावत की बात कर रहे थे, पहले कहावत चलती थी कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे जनाब, और उस रूप को बदला भी गया। बहुत से खिलाड़ियों ने इस बात को स्थापित किया है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे जनाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। और समाज में खेल और खेल प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए इस सोच को भी आगे ले जाने की आवश्यकता है। 2 सवाल, मैं 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे और चर्चा करना चाहता हूं। उससे पहले एक सवाल शायद हमारे श्रोताओं के लिए और भी रोमांचक होगा। आपने एक खिलाड़ी के रूप में कौन कौन से देश की यात्रा की? हाँ, मैं करीब 4 बार देश से बाहर पार्टिसिपेट किया है, और 6 बार मैंने इंटरनेशनल जो देश के अंदर ही टूर्नामेंट है उनमें पार्टिसिपेट किया है। जो बाहर के कंट्री, 2 तो बिल्कुल मेरे क्लोज के हैं। पाकिस्तान में इस्लामाबाद साउथ एशियन गेम्स हुए थे, वहाँ मैंने मेडल जीता था। दूसरा मलेशिया के अंदर एक ओपन थी, वहाँ पे मैं गोल्ड मेडल लिया। इसके बाद मैं जर्मनी के अंदर मैं एज ए कैंप और कंपटीशन के तौर पे गया था, और उसके बाद में 3 तो मेजर ये रहे थे, और श्रीलंका की जो साउथ एशियन गेम्स थी मैंने वहाँ जाके पार्टिसिपेट नहीं किया, वहाँ एज ए कोच के तौर पे गया, लेकिन जा नहीं पाया था। मेरा सिलेक्शन हो गया था, वहाँ नहीं गया था। लेकिन 3 टूर्नामेंट ऐसी हुई थी जो हमारे टूर्नामेंट दिल्ली के अंदर, कलकत्ता के अंदर और बेंगलोर के अंदर जो इंटरनेशनल थी उनमें पार्टिसिपेट किया। चेतना रेडियो को सुनने वाले हर श्रोता के लिए मैं मंथन के लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं। शायद मेरे पहले वाले प्रश्न आपको अंतरात्मा से सोचने के लिए विवश करें। जिन परिस्थितियों में शोपत सिंह जी जन्मे बड़े हुए, यदि वह खिलाड़ी नहीं होते तो क्या किसी विभाग में इतनी आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकते थे? क्या वह इतने देशों की यात्रा कर सकते थे? खेल भी जीवन में विकसित होने का, अपने आप को स्वावलंबी बनाने का, अपने आप को समाज के लिए समर्पित करने का, अपने आप में आजीविका अर्जन करने का साधन है। यह चेतना रेडियो के श्रोता के लिए जो इस वार्ता को सुन रहा है एक मंथन का विषय है। शोपत सिंह जी, समय की सीमाएं तो मुझे बांध रही हैं, लेकिन 2 प्रश्नों के बिना हमारी बातचीत अधूरी रह जाएगी। आप राजस्थान के सीमावर्ती गांव चोटाला के रहने वाले हैं, जो कि हरियाणा की राजस्थान से सटी हुई सीमा का एक महत्वपूर्ण गांव है। आपने हरियाणा में खेल नीतियों को देखा, आप राजस्थान की खेल नीतियों को अच्छी तरह समझते हैं, और आपने भारत के विभिन्न प्रांतों, विशेष तौर पर दक्षिणी भारत की सरकारों की और समाज के दृष्टिकोण और सरकार की नीतियों को, खेल नीतियों को देखा है। आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसको किस तरह से आकलन करते हैं, इसका किस तरह से आकलन करते हैं और क्या सुझाव देना चाहेंगे?
ओवरऑल एक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि स्पोर्ट्स का भविष्य बहुत अच्छा है। मैं सारी दुनिया के हिसाब से यदि देखता हूँ तो मेरे यहाँ के लोग, मेरे यहाँ के जो युवा हैं, मेहनती बहुत है और उनके अंदर बहुत ही अच्छी कैपेसिटी है वो मेहनत करने की। अभी तक सुविधाओं से वंचित थे, उनके पास प्रॉपर ज्ञान नहीं था, उनको आगे का रास्ता बताने वाला नहीं था, उसकी वजह से वो पीछे रह रहे थे। अब धीरे धीरे बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। मैं राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन जगह को बहुत कीनली, बड़ा नज़दीक से ऑब्ज़र्व किया है, लेकिन अभी तक ऊँट के मुंह में जीरा। अभी तक सबसे पहले जब तक लड़कियों को आगे नहीं लाओगे, बाकी समाज में चेतना बहुत कम आएगी। हाँ, अब लड़कियों को लोग धीरे धीरे एक एक दो गांव में उभर रही हैं, नेशनल स्क्रीन पे भी आ रही हैं। उनका आने का सबसे ज़्यादा एक तो अच्छा कारण ये है कि अभी तक वर्ल्ड के अंदर भी लेडीज़ का पार्टिसिपेशन कम है, इसलिए एक तो उनको आराम से नौकरियां भी और उनको पोजीशन या कंपटीशन भी मिल जाता है। लेकिन युवाओं के लिए एक टफ कंपटीशन है, क्योंकि मैं साथ में एज ए कैरियर गाइडेंस के तौर पे भी करता हूं, तो मैं सभी के लिए एक बात ज़रूर कहूँगा कि मेहनत करके आपको एलीट ग्रुप में आना ही होगा। टॉप ग्रुप होगा वो ही सक्सेस है। आज से 20 साल पहले मीडियम वाले लोग कर सकते थे, जॉब मिल जाता था, लेकिन अब नहीं है। अब तो आप टॉप ग्रुप में हो तो ही आपको सक्सेस माना जाएगा, अदरवाइज यहाँ नहीं है दूसरा। यह शाश्वत सत्य है कि पहले टीवी ने अभिभावक के अपने बच्चे को जो शिक्षा का दबाव था उसने, और अब मोबाइल ने खेल मैदानों को सूना कर दिया है। युवा नशे की अंधी गलियों में भी भटक रहा है। याद दिलाऊं, आज से 2 दशक पहले खेल मैदानों की रौनक होती थी। यह सब बदलाव कैसे हो रहा है और इस बदलाव को सकारात्मक दिशा में कैसे ले जाएं? संजय जी, मुझे याद है जब मैं बचपन में और स्कूल में था तो मेरे गांव के अंदर साल में 2-3 बार होली पे और दिवाली पे और संक्रांत के ऊपर खेल हुआ करते थे, जिनमें कुश्ती, कबड्डी और बहुत से छोटे जो रूरल गेम, बड़ा उत्साह हुआ करता था। बड़े लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते थे। और आपकी जो समस्या आप जो बता रहे हैं, मैं बिल्कुल उसको वाकिफ़ रखते हुए कहता हूँ कि मुझे दुख होता है। मैं आज गांव में जिन युवाओं को नशे के अंदर और उस चीज़ में लिप्त देखता हूँ, दिल से बहुत दुख होता है और दिल करता है मैं इनके लिए कुछ करूँ। लेकिन अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, 1.5 साल से मैं इस मेरे गांव में आता हूं। वहां स्टेडियम के अंदर मेरे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं जो मेरे को बच्चा मिले उसको बताऊं, उन बच्चों को उससे थोड़ा सा दूर लेके जाऊं। यदि 20 में से मेरे 2 भी बच्चे निकलते हैं तो मैं सोचता हूं यस, मैंने कुछ किया है। और वही चीज़ उनको नशे से और बाकी चीज़ों से दूर लेके जाएगी। क्योंकि कुछ एक नीतियाँ हो सकता है सरकार ने बिना समीक्षा के या किसी और वजह से ऐसी डाली जो उनके लिए ख़तरनाक बन गई है, लेकिन मैं उनको इस मंच से तो कम से कम कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो उनका काम है। लेकिन अभी भी वक्त है, यदि हम उन युवाओं को संभाल लें और उनके लिए कुछ ना कुछ उनके आसपास ऐसा माहौल क्रिएट करें कि वो क्रिएटिविटी को वो वापस ले आए, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो नशे की तरफ जाए। आपने एक बहुत से त्योहारों पे खेल प्रतिस्पर्धाओं की बात कही। मैं आपसे बातचीत को उसी दिशा में हमारे श्रोताओं के लिए ले जाना चाहता था। और वह श्रोता, क्योंकि चेतना रेडियो के लाइव कार्यक्रम तो 20 किलोमीटर की रेडियस में सुने जाते हैं, जो भी माध्यम है, उसके अलावा ट्रांसमीटर के माध्यम से सुने जाते हैं। इसके अलावा ऐप और वेबसाइट के माध्यम से पूरी दुनिया में सुने जाते हैं। और बहुत से
कार्यक्रम, जो चेतना रेडियो के कार्यक्रम हैं, वह प्रसारित होने के बाद चेतना रेडियो के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहते हैं। जो श्रोता हमारे इस क्षेत्र को नहीं ठीक से समझते, मैं उन श्रोताओं की जानकारी के लिए आपसे एक बात यहाँ हमारे श्रोताओं तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये गांव चौटाला राजनीतिक रूप से तो दुनिया में अपनी पहचान रखता है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, गांव चौटाला ने बहुत से खिलाड़ी दिए हैं और बहुत से कोचेस दिए हैं और खेल अधिकारी दिए हैं। यह क्या कारण रहा कि संग्रिया और चौटाला की सीमा एक होते हुए भी चौटाला इसमें आगे निकल गया? जी हाँ संजय जी, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि सबसे पहले मेरा गांव पॉलिटिकली अवेयर ज़्यादा हुआ, क्योंकि जब चौधरी देवीलाल ने 19 के दशक में, 18 के दशक में ही स्टार्ट करके संघर्ष में आज़ादी के अंदर मेरे गांव के कम से कम 4-5 ऐसे लोग जो आज़ादी के अंदर पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से गांव पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो गया। और उस गांव के अंदर एक समय ऐसा था कि 6 MP और MLA एक समय थे। और अभी भी अब पीछे जब तक हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, इससे पहले उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। 11 मेरे देश की मिनिस्ट्रीज़ मेरे प्रदेश की, हरियाणा की, वो मेरे गांव से संबंधित रखती थी। एक ये कारण रहा कि जिसकी वजह से मेरे गांव में थोड़ी सी अवेयरनेस ज़्यादा थी। और उस अवेयरनेस के साथ साथ मेरे गांव में एक माहौल था जो पहले होली, दिवाली, संक्रांति, छोटे मोटे उन पे खेला जाता था। उसके साथ साथ एक वॉलीबॉल ऐसा गेम था जिसके अंदर मेरे से सीनियर 4 खिलाड़ी जो इंटरनेशनल रहे हैं, देश को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और उसके साथ साथ धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम डेवलप हुए। सबसे पहले मैंने वॉलीबॉल ही खेलना स्टार्ट किया था, ग्राउंड में जाना स्टार्ट किया था, लेकिन भाग्यवश मुझे वो लड़का ऐसा मिला, मैंने उसको देखकर वो चीज़ करनी स्टार्ट की। गांव के अंदर हर चीज़ स्पोर्ट्स से उसमें काफ़ी कुछ खेल कुछ के साथ जुड़े हुए थे। अब नहीं है, अब प्रोफेशनल चीज़ें अलग अलग हो रही है, लोग अपनी सफलता लेने के लिए अलग रास्ते चुन रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स एकदम गायब नहीं है। मेरे यहाँ सरकार की नर्सरी रही है, कोच रहे हैं, उन्होंने बहुत से बच्चे डेवलप किए हैं। उनमें से कई बच्चे जो नेशनल टीम के कोच भी रहे हैं, कई लोग अभी कोचिंग के तौर पे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ, जब तक रूट पे और उन ग्रामीण खेलों का डेवलपमेंट नहीं होगा तो हमें वो माहौल नहीं मिल पाएगा। अभी बहुत और कुछ करने की ज़रूरत है। वह अभिभावक जो बच्चों पर भविष्य की सफलता के लिए स्कूल का दबाव बनाए हुए है, आपने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया अपनी वार्ता में, कहा आप शिक्षा में भी अच्छे थे तो खेलों में भी अच्छे थे, आप में दबाव सहने की क्षमता थी। वह अभिभावक जो अपने बच्चे को नशे के चुंगल से छुड़ाने के लिए बहुत दुखी है, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहें। एक बचपन जब युवा बने तब वह दबाव के जंजीरों से मुक्त हो, वह नशे की दुनिया से दूर हो। एक सफल खिलाड़ी क्या संदेश देना चाहेगा? हाँ, ये हमारे सभी देश के सभी अभिभावकों का सवाल है और उनको सोचना भी पड़ेगा। मैं इसका थोड़ा सा इससे पीछे चाइल्ड साइकोलॉजी और साइंस का बेस लेके इसका जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि युवा जो एडोलेसेंस से मैच्योरिटी, जब वो किशोरावस्था में आता है तो वो एक एनर्जी होता है और वो फुल ऑफ एनर्जी के साथ घूमता हुआ बच्चा है। और उस एनर्जी को हमने सही दिशा में देना है तो उस पे सही काम करना होगा। बहुत सी बार देखा है बच्चे के अंदर इतनी उत्सुकता होती है और उस पे ना पेरेंट्स और ना ही कोई स्कूल और ना ही कोई संस्था ध्यान नहीं दे पाती, और उसको कुछ करने को चाहिए,
उस एनर्जी को यदि आपने डायरेक्शन नहीं दी, उस एनर्जी का आपने सही से यूज़ नहीं किया, तो वो गलत रास्ता लेगी ही लेगी। और ये मान के चलो, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर होता है कि हर बच्चा अपने आप में एक हीरो रूप में देखता है, और जब वो अपना हीरो कहीं और कहीं दबाव में आता है, तो वो ऐसा रास्ता अडॉप्ट करता है जहाँ मुझे सक्सेस मिलती है या सब कुछ नशे में अच्छा मिलता दिखाई दे रहा है, तो वो उस साइड चला जाता है। वो एक ऐसी एज है जिसमें हमारे समाज को, हमारे अभिभावकों को और हमें बैठ के एक सही दिशा लेने की ज़रूरत है, और ये लेना ही होगा, अन्यथा हम उन युवाओं को नहीं रोक पाएंगे। हमें अभी से और आज ही से इन स्टेप को लेना ही पड़ेगा, चाहे वो एजुकेशन के साथ चले, चाहे किसी साइकोलॉजी के साथ चले, या किसी संस्था से बात करके चले, या अपने आप से उसको गौर करके देखे। हमें सही रास्ता लेना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शोभत सिंह जी, आप चेतना रेडियो के स्टूडियो में आए, चेतना रेडियो के एक एक श्रोता से मुखातिब हुए, और निश्चित तौर पर आपसे बातचीत को चेतना रेडियो के श्रोताओं ने बहुत ध्यान से सुना होगा, मनन करेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं भी चेतना रेडियो तक पहुंचाएंगे। आपका आने के लिए, हमारे श्रोताओं से बात करने के लिए बहुत बहुत आभार। शुक्रिया जी, और सभी श्रोताओं के लिए शुक्रिया। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।